हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अली क्लासेस। तो बेटा आज हम लोग जो है फोर्स के बारे में सीखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोर्स। व्हाट इज द फोर्स? एक्चुअली जब हम किसी दरवाजे को बंद करना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको धकेलते हैं, और अगर उसको खोलना चाहते हैं तो उसको खींचते हैं। तो इसी धकेलने और खींचने को ही एक नाम दे दिया गया, सिंपली फोर्स। तो फोर्स इज नथिंग, पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सिंपली कॉल्ड फोर्स। तो किसी भी चीज को धकेलना या खींचना साधारणतः फोर्स कहलाता है। हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं सिंपली, क्योंकि एक्चुअली ये फोर्स का डेफिनेशन नहीं है, ये छोटे क्लास में सिखाया जाता है। इसका डेफिनेशन अलग अलग है। जैसे जैसे हम हायर क्लास में जाएंगे तो इसका डेफिनेशन कुछ चेंज होने लगेगा। एक्चुअल डेफिनेशन जो है इसका, फोर्स वो एक्सटर्नल कॉज है, फोर्स वो बाहरी कारण है, वो बाहरी एजेंट है जो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है। समझते हैं? जैसे आई हैव अ मार्कर एंड नाउ इट इज एट रेस्ट। अभी ये रुका हुआ है एंड वी वांट टू मूव इट। हम चाहते हैं कि ये मूव करने लगे। हाउ कुड इट पॉसिबल? कैसे संभव होगा ये? तो आप कहोगे सर इसको पुश कीजिए, यानी कि धकेलिए। जब हम इसको धकेलेंगे तो क्या होगा, ये मोशन करने लगेगा। इसको ढकेलेंगे तो क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा। ओके, यानी कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो फोर्स उसको मोशन में ला सकता है, और मोशन में है तो क्या किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। फाइनली वी कैन से दैट कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज, या फिर फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि फोर्स ही वो बाहरी कारण है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। सिंपली मतलब ये हुआ कि अगर रुका है तो मूव कर सकता है, ठीक है, रेस्ट में है तो मूव हो सकता है, और मूव कर रहा है तो रेस्ट में आ सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये फोर्स का एक डेफिनेशन हुआ। बट वी हैव स्टडी अबाउट फोर्स इन सिंपल वर्ड। तो सिंपल वर्ड में ही हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे क्लास में अभी। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है इसका? तो सिंपल डेफिनेशन यही है कि किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, ये कहलाता है फोर्स। ए पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सिंपली कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अगेन वी रिपीट, हम लोग क्या लिखे, सिंपली, क्योंकि ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। ये साधारणतः किसी चीज को धकेलना और खींचना सिंपली क्या कहलाता है, तो वो फोर्स कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड वी नो दैट एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए कोई यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात है इसका भी कोई ना कोई यूनिट रहा होगा। तो फोर्स का यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन कहलाएगा। ओके, अभी कभी कभी एंट्रेंस में इसका सीजीएस यूनिट पूछ लेता है। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स ये क्या होगा? तो ये होता है डाइन। ये होता है डाइन। ठीक है, यानी कि पहले अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट चलता था। हम एक क्लास में आपको उसके बारे में बता देंगे कि पहले अलग अलग तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट चलता था। जैसे एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट और एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बेटा अभी आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे, लेकिन थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं बताने का। जैसे लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो होता है मीटर,
लेकिन इसी लेंथ को अगर सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजरमेंट किया जाए तो ये होता है सेंटीमीटर में। ठीक है, यानी कि एक ही चीज का अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में अलग अलग यूनिट होता है। ठीक है, तो कोई इसको लेंथ को मीटर में मेजरमेंट करता है, कोई इसको सेंटीमीटर में मेजरमेंट करता है। उसी तरह से अगर फोर्स का एसआई यूनिट अगर पूछा जाए तो आप लिखोगे न्यूटन, लेकिन सीजीएस यूनिट पूछ लिया जाए तो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। ओके, एक चीज और आप याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे मीटर और सेंटीमीटर बोथ आर द यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, दोनों ही लेंथ का यूनिट है, फिर भी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तुमको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसी तरह से न्यूटन और डाइन ये दोनों का दोनों क्या है? फोर्स का ही तो यूनिट है। तो एक ऐसा यूनिट है और एक सीजीएस यूनिट है, तो इसमें क्या रिलेशन है? तो आप याद रखिएगा इसको, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, यानी 1 न्यूटन 1 लाख डाइन के बराबर होता है, 1 लाख डाइन के बराबर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है इफेक्ट ऑफ फोर्स और टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फोर्स। तो टाइप ऑफ फोर्स में क्या क्या हमको पढ़ना है? टाइप ऑफ फोर्स तो क्लास 8 में हमको पढ़ना है देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्स। कौन कौन सा? तो ये हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स एंड सेकंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कांटेक्ट फोर्स क्या है और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है विथ एग्जांपल। तो इसको आप लिख लीजिए, आगे हम लोग बात करेंगे कांटेक्ट फोर्स क्या है और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है। ठीक है, इसको लिखिए आप अभी। तो पहला नंबर कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, ओके, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कांटेक्ट मीन्स वी ऑफ्टन यूज दिस वर्ड कांटेक्ट। ठीक है, अक्सर हम लोग कहते हैं कि तुम उसके कांटेक्ट में हो या नहीं हो, यानी तुमसे बातचीत हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कांटेक्ट मतलब संपर्क में रहना, ठीक है, टच में रहना। तो यहां पर नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा फोर्स जो किसी को टच करने से लगे। ठीक है, वैसा फोर्स जब जो किसी को टच करने से लगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स। यानी कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय टचिंग इट, यानी वैसा फोर्स जो छू करके लगे, जो टच करके लगे, उसको हम क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी चीज को पुश करना हो, किसी चीज को धकेलना हो, सपोज इफ यू वांट टू क्लोज द डोर, तो क्या करेंगे? डोर को हम लोग ऐसे पकड़ के पुश करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं दरवाजा को बंद करने के लिए, तो मेरा हाथ और दरवाजा क्या है? एक दूसरे से टच में है, यानी कि दरवाजा को जब बंद करना है तो क्या करेंगे? कैसा फोर्स लगाएंगे? उसको छू करके लगाएंगे, मतलब कि हम लोग कांटेक्ट फोर्स को लगाएंगे। ठीक है, तो वह फोर्स जो टच करने से लगे क्या कहलाएगा? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय टचिंग इट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मस्क्यूलर फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा? मस्क्यूलर फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स क्या है? या फिर आपका हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, जो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, एटीसी, ये सारे के सारे क्या है? कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। मस्क्यूलर फोर्स क्या है? अभी हम लोग आपको बता रहे थे कि अगर हम चाहते हैं कि दरवाजा को बंद कर दे या खोल दे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? उसको खींचना होगा या धकेलना होगा। ठीक है, यानी कि हमको अपना मसल से उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मसल फोर्स का मतलब ये हुआ कि वह फोर्स जो मसल के एक्शन की वजह से हो, यानी जब आप किसी भारी चीज को उठाते हो या किसी चीज को जब आप धकेलते हो तो आपका मसल क्या होता है? स्ट्रेच होता है,
मसल क्या होता है, स्ट्रेच होता है, ये एक्शन करता है, इसको बोलते हैं एक्शन ऑफ मसल। मसल क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा, मसल सिकुड़ेगा या फिर फैलेगा, तो उसको कहेंगे एक्शन ऑफ मसल। आप देखिएगा अगर कोई भारी चीज को जब आप उठाते हैं पूरा ताकत लगा के, तो आपका मसल क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, इसको बोलते हैं एक्शन ऑफ मसल। या किसी चीज को आप धकेल रहे हैं, बहुत भारी है, हैवी ऑब्जेक्ट है, उसको धकेल रहे हैं पूरा जोर लगा करके, तो क्या होगा, आपका मसल कंट्रैक्ट करेगा, इसको बोलेंगे एक्शन ऑफ मसल। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स क्या है, तो वह फोर्स जो मसल के एक्शन की वजह से लगे, वह फोर्स जो मसल के एक्शन की वजह से लगे क्या कहलाता है, मस्कुलर फोर्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मैग्नेटिक मत समझना, मस्कुलर फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ओके, तो मस्कुलर फोर्स किसका एग्जांपल है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो इस फोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर ये फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, देखिए सिंपली जब आप अपने दोनों हाथ को एक दूसरे से फ्रिक्शन करते हो यानी कि रगड़ते हो, तो ये क्या होता है, जितना ज्यादा आप प्रेस करोगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो ऐसा लगता है कि हमको कोई रोक रहा है, यानी कि दो बॉडी के बीच, जैसे हम अगर किसी डस्टर से इसको हम मिटाएं, तो एक बॉडी ये हो गया और दूसरा हो गया डस्टर, तो डस्टर और बोर्ड के बीच, ठीक है, डस्टर और बोर्ड के जो कंटेक्ट सरफेस है, इसके बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगता है। अपोजिंग मीन्स कि उसको आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है, उसको आगे बढ़ने से रोकता है। इसी अपोजिंग फोर्स को हम नाम देते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, देखिए एक्चुअली ये होता कैसे है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स एराइज होने का कारण क्या है कि जब भी कोई सरफेस को आप देखते हो, जैसे ये बोर्ड को ही आप देख लो, तो ये जितना दिख रहा है स्मूथ, एक्चुअली उतना स्मूथ नहीं होता है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी रफ है, ये अलग बात है कि कम रफ है, तो आपको कुछ इस तरह से सरफेसेस दिखाई देंगे, कोई थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा। ठीक है, ये बोर्ड का सरफेस हो गया। और जब आप इस डस्टर से इसको इरेज करते हो, तो उस डस्टर का सरफेस भी क्या होता है, 100% स्मूथ नहीं होगा, यानी कि वो भी क्या होगा, रफ होगा थोड़ा सा। और इसके रफनेस होने की वजह से क्या होगा, ये जो डस्टर है ये इसके अंदर एक दूसरे से रफ सरफेस जो है एक दूसरे के बीच में क्या होगा, इंटरलॉक हो जाएगा, एक दूसरे से फंस जाएगा। ठीक है, तो ये जो इरेगुलरिटीज है, ये जो रफनेस है, वो आपस में क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि इस बॉडी को आगे बढ़ने से दिक्कत होता है, ऐसा लगता है कि कोई इसको रोक रहा है आगे बढ़ने से। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो रुकता है, ये जो इसको आगे बढ़ने से जो रुकता है, वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही होता है। और फ्रिक्शन फोर्स किस वजह से होता है, तो इरेगुलरिटी, जो रफ सरफेस है उसको बोलते हैं इरेगुलर सरफेस, उसका इंटरलॉक हो जाने की वजह से होता है, एक दूसरे से इंटरलॉक होने की वजह से होता है। तो बेटा जितना स्मूथ सरफेस रहेगा उतना फ्रिक्शन कम लगता है। ठीक है, ये देखोगे आप अगला चैप्टर में, क्योंकि अगर स्मूथ सरफेस रहेगा तो दोनों अगर स्मूथ सरफेस हुआ तो आपस में क्या होगा, इंटरलॉक नहीं होगा। ठीक है, जब इंटरलॉक नहीं होगा तो उसको अपोजिशन कम फील होगा, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको कोई रोक रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया कि ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है। ठीक है, ये बोर्ड हो गया, ये डस्टर हो गया, तो दोनों के कंटेक्ट सरफेस के बीच, यानी जहां टच कर रहा है एक दूसरे से, दोनों के कंटेक्ट सरफेस के बीच क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स लगता है। अपोजिंग मतलब रोकने वाला, रुकावट डालने वाला एक फोर्स लगता है, इस इंटरलॉक होने की वजह से। उसी अपोजिंग फोर्स को नाम देते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ओके, देखिए हाउ कैन वी डिफाइन, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो हम लिख सकते हैं द अपोजिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन
acting between the opposing force acting between two the opposing force acting between contact surface between two bodies ओके। तो दो बॉडी के कंटेक्ट सरफेस के बीच, ये देखो ये कंटेक्ट सरफेस से जहां टच कर रहा, दो बॉडी के कंटेक्ट सरफेस के बीच जो अपोजिंग फोर्स लगता है, यानी कि जो आगे बढ़ने से रोकता है, द अपोजिंग फोर्स जो लगता है उसी का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। तो जब तक से ये टच नहीं करेगा ये नहीं रहेगा, इसलिए ये फोर्स भी क्या है, कंटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग नॉन कंटेक्ट फोर्स। ठीक है, तब तक से आप इसको लिखिए। देखिए अब बात करेंगे हम लोग नॉन कंटेक्ट फोर्स का। ओके, सेकंड नंबर हम लोग का है नॉन कंटेक्ट फोर्स। तो ये जस्ट इसका अपोजिट है कंटेक्ट का। नॉन कंटेक्ट मतलब वैसा फोर्स जो बिना टच हुए ही लग जाए, वैसा फोर्स जो बिना टच किए ही लग जाए। तो ऐसा बहुत सारा फोर्स है, थिंक अबाउट इट। थोड़ा देर आप सोचिए कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो बिना एक दूसरे को छुए ही लगता है, जो बिना टच किए ही लगता है, उसको हम बोलते हैं नॉन कंटेक्ट फोर्स। तो सिंपल सा है, हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अगर दो मैग्नेट हो तो उसको बिना टच किए ही फोर्स लग सकता है। ऐसा नहीं है कि जब हम उसको टच करेंगे तब फोर्स लगेगा, वो दूर से क्या होगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बिना टच किए ही लगता है। उसी तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो नॉन कंटेक्ट फोर्स क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट, यानी बिना इसको छुए ही जो फोर्स लगे उसको बोलेंगे नॉन कंटेक्ट फोर्स। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट इज कॉल्ड नॉन कंटेक्ट फोर्स। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये बहुत सारा है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ETC। ध्यान दीजिए, अब एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब क्या है। तो पहला फोर्स के बारे में देख लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। दो मैग्नेट के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। या फिर जो मैग्नेट के थ्रू फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, अगर मैग्नेट किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, या रिपेल कर रहा है, यानी कि मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स, तो ये क्या है, तो सर मैग्नेट जो फोर्स लगाता है, एक्सर्ट करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। सिंपली वी कैन राइट द फोर्स exerted by magnet, the force exerted by magnet is called magnetic force। ओके, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स है। दूसरा हम बात कर लेते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये क्या है, देखो बेटा, आप अक्सर देखें कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऊपर से फॉल करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये हमेशा किधर आता है, नीचे की तरफ आता है। इसका मतलब क्या है कि जरूर नीचे में कोई इसको, नीचे की तरफ कोई इसको अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स कौन लगाता है, अर्थ लगाता है। ठीक है,
तो अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, जैसे मैग्नेट के द्वारा लगाया गया फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स, तो उसी तरह से जो अर्थ जो फोर्स को लगाएगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय, यहां मैग्नेट के जगह पे क्या लिख देंगे अर्थ, तो हमारा हो जाएगा ग्रेविटी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय, क्या लिख देंगे अर्थ, एक्सर्टेड बाय अर्थ। अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या ग्रेविटी फोर्स भी सिंपली कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी भी कहते हैं, ग्रेविटी फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, तीसरा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बचपन में आप कभी देखे होंगे कि हम लोग पेन को बाल में, हेयर में ऐसे रब करके और छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को देखते थे और वो क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता था। ठीक है, बहुत सारा बच्चा सोचता था कि ऑयली हेयर है इस वजह से चिपक जा रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप भी अपना करके देखना, जब बाल में पेन को ऐसे रब करना और छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को करोगे तो क्या हो जाएगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो हम लोग करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है, आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखो बेटा, ये पेन है, अब इसको हेयर में क्या करेंगे, इसको रब करेंगे और आप देखोगे कि ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ये देखो, फिर से कर लेते हैं इसको, ये देखो, ये हुआ, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इस वजह से आपको नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है, इसको छोटा कर देते हैं। ओके, चलिए इसको पेज पे रख देते हैं हम, किसी पेज पर कोई अदर कलर का हो तो देखिए, देखो बेटा, इस पर हम लोग इसको रख देते हैं यहाँ पर। ये मेरे पास एक ये है, ये देखो, अब इसको हम लोग रब करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये देखो, चिपक गया। ठीक है, देखो अभी तक चिपका हुआ है ना, ये कितना देर तक चिपका हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ, कैसे अट्रैक्ट किया, इसको हम लोग समझते हैं पहले। क्या कुछ हुआ कि ये अट्रैक्ट कर लिया, तो होता क्या है कि जब दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है तो वो चार्ज हो जाता है। जब दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है, जैसे मेरे हाथ में पेंसिल था और हेयर, ये दो बॉडी को आपस में हम लोग रब किए, तो ये बॉडी क्या हुआ, यानी कि जो पेन है जिसको हम लोग रगड़ रहे थे वो क्या हुआ, चार्ज हो गया। और चार्ज क्या करता है, वो फोर्स को एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो चार्ज बॉडी के थ्रू जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होगे कि ये अट्रैक्ट किया कैसे। ठीक है, अगर वो जानना होगा तो आप सेकंड पार्ट देखिएगा, हम आपको बताएंगे, या कमेंट कीजिएगा, जरूर आपको बता देंगे। ठीक है, फिलहाल हम ये लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। तो ये द फोर्स exerted by, क्या हो जाएगा, चार्ज बॉडी, द फोर्स exerted by चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब ध्यान दो भाई, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो सिंपली, अगर मैग्नेट फोर्स एक्सर्ट करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा। ठीक है, अगर अर्थ फोर्स एक्सर्ट करेगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। और याद रखिएगा हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, नीचे की तरफ लगता है। और अगर कोई चार्ज बॉडी फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बाल में इसको रगड़ के क्या किया, इसको हेयर से रगड़े तो ये चार्ज हो गया। और चार्ज देखिए आप क्या करता, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा था, यानी कि चार्ज बॉडी जो है वो एक फोर्स को एक्सर्ट करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये सभी का सभी
बिना टच किए ही लगता है, इसलिए इसको कहेंगे ये एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। ओके, थैंक यू।